हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन गुरु एजुटेक पर। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है। डीएनए के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डीएनए के बारे में आपने कई बार डे टू डे लाइफ में बहुत से लोगों से सुना होगा। डीएनए टेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में बात करेंगे और आने वाले कुछ अगले वीडियोज़ में हम डीएनए टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो देखकर आप डीएनए के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो जो कि होगी डीएनए टेस्ट पर, उसके लिए नोटिफाइड हो जाए जब भी वीडियो आ जाए। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए ये जो है ये एक एब्रीवेशन है जिसमें 3 लेटर्स है। तो वो जो 3 लेटर्स है वो फुल फॉर्म के लिए स्टैंड होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए। जी हाँ, डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने फुल फॉर्म तो पढ़ लिया, पर डीएनए हमें मिलता कहाँ है? तो जो डीएनए होता है वो यूजुअली जो ह्यूमन बॉडी का न्यूक्लियस होता है, जो ह्यूमन बॉडी के सेल का न्यूक्लियस होता है, उसमें मिलता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसमें डीएनए को स्टोर किया हुआ होता है। डीएनए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसके पास सभी इंफॉर्मेशन होती है ह्यूमन बॉडी के बिल्डिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड या फिर ह्यूमन बॉडी के मेंटेनेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड। बिल्डिंग मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो जो भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन बिल्डिंग, बोन्स अगर क्रैक हो जाए तो उनकी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ एक्सेट्रा। और मेंटेनेंस मतलब जो भी बॉडी हमें मेंटेन करनी पड़ती है, जो भी हमारी सेल्स बॉडी को मेंटेन करते हैं, उनके बारे में जो भी सभी इंफॉर्मेशन होती हैं वो डीएनए के पास स्टोर होती है। आगे डीएनए के बारे में देखते हुए हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, तब डीएनए का जो भी पोर्शन होता है वो उनके ऑफस्प्रिंग में पास होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रोसेस होती है उसमें डीएनए का जो पोर्शन है वो पास होता है आने वाले ऑफस्प्रिंग में। तो इससे होगा क्या, वो हम देख लेते हैं। तो जो भी डीएनए का पोर्शन पास हुआ है किसी भी पर्सन से उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग के पास, तो उससे जो है एक कंटिन्यूटी एक जनरेशन से अगली जनरेशन में हमें दिखती है। तो कंटिन्यूटी मतलब क्या? अगर आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन ए है और ये जो बी है उस पर्सन का सन है, तो जो ए के फीचर्स होंगे, जैसे ए की नोज़ होगी वैसे ही बी की कुछ हमें नोज़ ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। जैसे अगर ए की मतलब जो कि फादर की हाइट जो है वो टॉल है, तो बी की भी हाइट जो हमें टॉल देखने को मिलेगी। अगर फादर शॉर्ट है तो जो भी सन होगा वो शॉर्ट होगा। अगर पर्सन जो भी सन है उसकी मदर अगर गोरी है या फिर सावली है या फिर काली है अपीयरेंस में, तो जो भी बच्चा है वो एक तो गोरा या फिर सावला या तो अपीयरेंस में काला हो सकता है। तो ये जो है ये अलग अलग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होते हैं या फिर हमें कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स में दिखती है। तो ये जो जनरेशन कैरेक्टर की कंटिन्यूटी होती है ये जनरेशन टू जनरेशन बहुत जनरेशन से चलती आ रही होती है। तो ये होता किस वजह से? तो ये जो जनरेशन की कैरेक्टर पासिंग होता है वो होता है डीएनए की वजह से। डीएनए का जो एक पोर्शन है वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाता है, तो वो जो है एक कंटिन्यूटी इंश्योर करता है जनरेशन्स के अंदर। पर इनकी वजह से जो है कुछ स्लाइट चेंजेस भी होते हैं। कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स की तरह सेम नहीं होता, उसमें जो कुछ कैरेक्टर्स है वो मदर या फिर फादर के कैरेक्टर से अलग भी आ सकते हैं। तो ये जो है ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो डाइवर्सिटी होती है उसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये चेंज होने वाले कैरेक्टर्स, स्लाइट चेंजेस। ओके, तो आगे हम देखते हैं
डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अभी 1953 में 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दो साइंटिस्ट ने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया था कुछ पहले की हुई स्टडीज़ के बेसिस पर। तो मॉरिस विल्किंस और रोसालिंड फ्रैंकलिन, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ की थी और उनके बेसिस पर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया था 1953 में। इन्होंने जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था वो था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये जो है एक डीएनए का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर दिखा हुआ है कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। इसका मतलब ये है डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग लाइंस आपको पास होती हुई, कॉइल होती हुई दिख रही है एक दूसरे के अराउंड। तो अगर आप इस लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ मैं पॉइंटर रख रहा हूँ, तो अगर इस लाइन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन जो इस तरीके से नीचे आ रही है और ये जो दूसरी लाइन है वो इस तरीके से कुछ ऊपर जा रही है। तो ये जो दो है, ये 1 और ये 2, ये जो है डीएनए के दो हेलिक्स है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक दूसरे के आजू बाजू में कॉइल हुआ होता है, एक दूसरे के अराउंड कॉइल हुआ होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसमें जनरली हमें शुगर्स, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसेस अपेयर होंगे। जो भी बैकबोन होता है, जो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो डबल हेलिक्स जिससे बना हुआ होता है वो होता है शुगर प्लस फॉस्फेट, और इन दोनों को जोड़ के रखने का जो काम करता है वो करता है नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं और एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं, जो कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ज्वाइन करे हुए रखते हैं। 4 टाइप्स के नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो है फर्स्ट एडेनाइन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड जो है वो ग्वानाइन है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। थर्ड जो है वो थाइमिन है, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। और फोर्थ जो है वो साइटोसाइन है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लू कलर की 2 लाइन दिख रही है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है और इन्हें जोड़ के रखने का काम कोई अगर कर रहा है वो है नाइट्रोजन बेसिस। तो ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनाइन जैसे नाइट्रोजन बेसिस इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जोड़ के रखने का काम कर रहे हैं। जो भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बताते हैं। मतलब नाइट्रोजन बेसिस के अंदर एक स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो पेयरिंग होती है वो हम देखने वाले हैं। तो उस पेयरिंग में जो एडेनाइन है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है। इसका मतलब है ए जो है हमेशा पी के साथ पेयर करेगा, या फिर टी जो है वो हमेशा ए के साथ पेयर करेगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है जब हम एडेनाइन और थाइमिन की बात करते हैं। और अगले स्ट्रक्चर के अगले बेस पेयरिंग की अगर हम बात करें तो वो है जी विथ सी, जिसका मतलब होता है कि ग्वानाइन की पेयरिंग साइटोसाइन के साथ, तो जी जो है वो हमेशा सी के साथ पेयरिंग करेगा, या फिर सी जो है वो हमेशा जी के साथ पेयरिंग करेगा। इन 2 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आ नहीं सकती जब हम ग्वानाइन और साइटोसिन की बात कर रहे होते हैं। तो एडेनाइन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और ग्वानाइन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। इस स्ट्रक्चर में भी जी विथ सी विथ जी विथ सी और सी विथ जी, ये स्ट्रक्चर हमें 4-5 टाइम्स देखने को मिला है। और अंदर जो है पी विथ ए मतलब थाइमिन विथ एडेनाइन और एडेनाइन विथ थाइमिन, ये 2 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसमें एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ और थाइमिन हमेशा
एडेनिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन के साथ, और साइटोसाइन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है। अभी हम जीन्स के बारे में बात करते हैं। जीन्स अगर आपने लाइफ में बहुत बार सुना है तो आप जीन्स के साथ सिर्फ वर्ड से वाकिफ़ होंगे, पर जीन्स के जो मीनिंग होते हैं उससे आप कैरेक्टराइज नहीं होंगे। तो जीन्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो जीन्स जो है वो एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जो भी इनहेरिटेंस का काम डीएनए करते हैं उसी में का एक पार्ट जो है वो है जीन। ओके, आगे देखते हैं। जीन जो है वो एक सेगमेंट होता है डीएनए का। डीएनए का जो भी पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट, उसे हम जीन कहते हैं। और जीन जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस की। जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस होती है बॉडी में, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो जीन हमें बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो जीन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जीन जो है डीएनए का एक सेगमेंट कहा जा सकता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की। इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का किसी भी पर्सन से उसके ऑफस्प्रिंग में जो होता है वो जीन की वजह से होता है। जीन में जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर की, वो स्टोर की होती है, जो कि पर्सन से ऑफस्प्रिंग में पास होती है। इसी वजह से जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। ओके, आगे अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ डीएनए के बारे में। हम देखने वाले हैं डीएनए जो भी होता है उसके फंक्शंस के बारे में। तो डीएनए जो है वो एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह सभी ऑर्गेनिजम्स में। बहुत हमने इस वीडियो में देख लिया जेनेटिक मटेरियल की तरह कैसे डीएनए एक्ट करता है। उसके आगे का जो सेकेंड पॉइंट वो है इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स विच हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। डीएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के सिंथेसाइज का कंट्रोल करता है, और वो हमारे बॉडी में ग्रोथ और बॉडी टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करता है। उसके आगे जो भी डीएनए होता है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के सिंथेसाइसिस में भी कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब है जो डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसाइज से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसाइज में और फिर एंजाइमेटिक प्रोटीन सिंथेसाइज का जो कंट्रोल होता है वो डीएनए करता है। और जीन म्यूटेशन जो डीएनए में होता है वो बहुत सारे वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन, कैरेक्टर्स में चेंज जनरेशन टू जनरेशन जो दिखते हैं, जो स्पेसिस में चेंजेस दिखते हैं, जो कि इवोल्यूशन ह्यूमन बॉडी का हुआ है, वो सब के लिए जो है जीन म्यूटेशन डीएनए में जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको डीएनए के बारे में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आने वाली वीडियो में मैं डीएनए टेस्ट के बारे में भी बताऊँगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।